अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर नंबर 2 फ्रेम ऑफ सू कि आपने अपने जो सू है, जो दावा है, उसको किस तरीके से उसको बनाना है, उसकी फ्रेमिंग करनी है। और उसको इस तरीके से उसकी फ्रेमिंग करनी है कि वो जितने भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो लवाजमत इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक दावे के अंदर होने चाहिए उसकी फ्रेमिंग के अंदर, उसको वो पूरा करता हो। क्योंकि बशर्ते कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको कुछ नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। वो नुकसानात शायद आपको उस सू के दावे के दौरान या उसको फ्रेम करते नज़र ना आ रहे हों, लेकिन बाज़ औक़ात जब फ़ैसले आते हैं अदालतों के या आपको लेटर ऑन केस के अंदर आपको इसका आइडिया होता है। उसकी एक मिसाल तो ये कि समटाइम्स ऐसा होता है ये है कि हम अपना जो मसला होता है या जो डिस्प्यूट होता है उसको सही तरीके से अदालत के आगे फ्रेम नहीं करते सू के अंदर। यानी कि हमने जो अदालत से जो प्रे की होती है या अदालत के सामने जो केस अपना पुटअप किया होता है वो उसके मुताबिक नहीं होता जो कि ऐन वाक़या या ऐन जो मसला है हमारे साथ चल रहा हो उसके बिल्कुल। तो ऐसी सूरत के अंदर पे बाज़ औक़ात अगर अदालत आपको रिलीफ़ दे भी दे तो वो रिलीफ़ जो होता है वो उसे हम डिससेटिस्फाई होते हैं या उसे क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो सकता है या वकील साहब डिससेटिस्फाई हो सकते हैं अगर उनसे ये गलती हो जाए, क्योंकि सब इंसान ही होते हैं और बाज़ औक़ात कमी पेशी रह जाती है कि अगर उन्होंने जो चीज़ मांगी हुई है रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन वो अदालत से जो चीज़ मांगना चाह रहे थे, जो एन वाक़या था, अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया अपने सूख के अंदर, तो हो सकता है अदालत उनकी फ़ेवर में फ़ैसला तो दे दे, तो लेकिन उनको वो फ़ैसला ना मिल सके जो कि वो अदालत से रिलीफ़ लेना चाह रहे थे, वैसा रिलीफ़ ना मिल सके। तो इसलिए जब इसको आपने इसकी मेकिंग करनी, इसकी फ्रेमिंग करनी होती है, तो इसके लिए एक ख़ास किस्म के जो माइंडसेट और आपका जो अप्रोच है वो बड़ी थ्योरेटिकल, आपको तमाम फैक्ट्स ऑफ द केस सामने रखने चाहिए और उसको एक एक स्टेप को जो आपने अपने सू के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने जब उसकी फ्रेमिंग कर रहे हैं। अब इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? फ्रेम ऑफ सू। एवरी सू शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देयर। तो कहता है तमाम मसू जो कि प्रैक्टिसेबल हैं आप उसको फ्रेम करेंगे उस ग्राउंड के ऊपर फाइनल डिसीजन के लिए। यानी कि जो आपका मसला चल रहा है आप उसकी फ्रेमिंग इस तरीके से करेंगे कि आप उससे अदालत से उसका हतमी फ़ैसला ले सकें और बाद में मज़ीद लिटिगेशन को रोकने के लिए मज़ीद अदालतों के अंदर दावों या उसमें फ़र्दर जाने का आपको मसला पेशना है। या ऐसा ना हो कि आपका फ़ैसला आने के बाद भी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप समझती हो कि उसमें मेंशन नहीं की गई, आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप उसके लिए फ़र्दर लिटिगेशन करें। रूल नंबर 2 कहता है सू टू इंक्लूड द होल क्लेम। Every suit shall include the whole claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court। तो कहता ये है कि आप सू के अंदर इंक्लूड करेंगे तमाम अपने दावे को, यानी कि आपका जितना भी दावा होगा आपके उस सू के अंदर आप उसको मेंशन करेंगे, जितना भी आप क्लेम कर रहे होंगे, जो आपका टोटल जो आपका क्लेम होगा आप उसको सू के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा भी एक हो सकता ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको लगता ये है कि अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा तो मे बी इट वुड बी बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द कोर्ट, तो अदालत की जुरिसडिक्शन का मसला आ सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करेंगे कि आप सिंपली कोई चीज़ ही छोड़ देंगे उस अपने सू को कोर्ट की जुरिसडिक्शन में लाने के लिए। इसी का आगे सब रूल ही कहता है, सब रूल 2, relinquishment of part of claim where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। वो कहता है कि अगर मुद्दई मिसाल के तौर पर प्लेंटिफ छोड़ देता है सू के अंदर किसी चीज़ को या इंटेंशनली या जान कर वो उसको छोड़ता है या किसी भी हिस्से को क्लेम किया अपने, तो वो बाद में उस पोर्शन को लेके सू के अंदर फर्दर जो कि उसने छोड़ दिया, लिंक्विश किया या उसने किसी किस्म की उसके अंदर जो है वो कमी पेशी रखी थी अगर, तो ऐसे में वो उसको फर्दर सू के लिए या फर्दर लिटिगेशन के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा। फिर उसके बाद इसका सब रूल नंबर 3 है ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीव्स। वो कहता है पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे सू फॉर ऑल or any of such relief, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। वो कहता है ये मिसाल के तौर के ऊपर
उसने अदालत के अंदर कोई कॉज ऑफ एक्शन जिसकी वजह से वो गया था अदालत के अंदर, और अदालत में जाने गया जब था तो उस कॉज ऑफ एक्शन की वजह से वो किसी एक रिलीफ से ज़्यादा रिलीफ का हकदार था अगर, तो ऐसे के अंदर अगर तो उसने उसको छोड़ दिया है, खुद से छोड़ दिया है, या कोई एक रिलीफ भी वो मांग सकता है अदालत से था उस कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि वो भूल गया है, तो वो अगर अदालत उसको इजाज़त दे बाद में लेटर ऑन, तो वो उस रिलीफ को जो है वो कंसीडर कर सकता है। लेकिन वो डिपेंड करती है ये चीज़ कोर्ट के ऊपर। अदरवाइज़ आपको दोबारा उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते फ़र्दर सू वगैरह करने के लिए अदालत के अंदर फ़र्दर लिटिगेशन के लिए। उसके अलावा इसमें इलस्ट्रेशन एक है कि अगर ए घर लेता है किससे, बी से, सालाना रेंट की बुनियाद के ऊपर 1200 का, यानी कि 1200 सालाना रेंट की बुनियाद के ऊपर ईयरली रेंट उसका होगा और उसके ऊपर वो लेता है। अब वो रेंट फॉर द होल ईयर, यानी कि अगर पूरे साल का रेंट जो है 1905, 1906, 1907 का वो ड्यू है और उसने अभी तक अदा नहीं किया, तो ऐसे के अंदर ए सू बीस इन 1908 ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906। और ए दावा करता है बी के अगेंस्ट सिर्फ 1908 का जो रेंट उसका ड्यू है उसके लिए फॉर 1906, यानी कि ए सूज बीस इन 1908 ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906। तो कहता है ए सू बी करता है 1908 के अंदर कौन से वाले अपने रेंट के लिए उसको पेड कर उसको उसकी अदायगी के लिए जो 1906 के अंदर ड्यू था। तो ए शेल नॉट आफ्टरवर्ड सू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905 एंड 1907 कि ए जो है बाद में दावा नहीं कर सकता जो रेंट उसके ऊपर ड्यू था, जो उसने रेंट नहीं लिया 1905 और 1907 के अंदर उस बी से। फिर इसका रूल नंबर 3 है जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन द सेम सू सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। कि वो कहता ये है कि ये डिपेंड ये करता है कि कुछ कॉजेज ऑफ एक्शन है आप उसको जॉइंटर भी कर सकते हैं कि प्लेंटिफ जो है बाद में सेम सू के अंदर उसको यूनाइट इकट्ठा भी कर सकता है मुख्तलिफ जो उसके कॉजेज ऑफ एक्शन थे उनको अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट, उसी सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और द सेम डिफेंडेंट ज्वाइंटली अगर डिफेंडेंट्स आ गए हैं तो उनके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। एंड एनी प्लेंटिव्स हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट फॉर और द सेम डिफेंडेंट ज्वाइंटली में यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन द सेम। इसमें बताया जा रहा है कि सिंपली जो प्लेंटिफ है वो यूनाइट कर सकता है, उसको इकट्ठा कर सकता है अगर इस सेम सूट के अंदर अगर उसके पास सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगर हैं किसी शख्स के अगेंस्ट डिफेंडेंट के, तो वो उसको इकट्ठा कर सकता है और उसमें फर्दर उसकी कानूनी चाराजोई इसमें कर सकता है। इसका सब रूल नंबर 2 कहता है वेयर कॉज ऑफ एक्शन है यूनाइटेड, जब अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर जो उसको कॉज ऑफ एक्शन है उसको इकट्ठा कर लिया गया है, द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड टू द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। वो कहता है कि जो जुरिसडिक्शन है कोर्ट की वो डिपेंड करेगी किस रिगार्ड से उसकी होगी कि उसकी जो अमाउंट या वैल्यू है, मिसाल के तौर पे जो सब्जेक्ट मैटर जिसके उसके ऊपर उसने क्लेम किया है, वो जो इंस्टीट्यूशन जो सू को दावा दायर करने की तरीक़ के दरमियान जो थी बिल्कुल वही होगी उसकी अमाउंट। फॉर इसका सब रूल नंबर इसका रूल नंबर 4 है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। को कहता है कुछ ख़ास किस्म के क्लेम्स जो हैं वो जॉइंटली किए जा सकते हैं, किसके लिए, अगर उन किसी के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी रिकवरी के लिए, कोई घर वगैरह इस तरह का जो मामला होते हैं, जो ऐसी चीज़ जो कि मूवमेंट में नहीं लाई जा सकती। नो कॉजेज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद द सू फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो कहता है कोई कॉज एक्शन जो है वो नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत जो है, ये चीज़ अदालत के ऊपर है कि अगर वो ज्वाइन कर दे सू को इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अब इसमें एक्सेप्शंस इसकी बताई गई हैं कि किन सूरतों के ऊपर जो है वो ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर के ऊपर क्लेम्स फॉर मैसने प्रॉफिट्स है और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो वो कहता है अगर किसी प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम की गई है उसमें कोई मैसने प्रॉफिट या उसके एरियर्स के जो रेंट उसके रहते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट जो मुनाफा कमाया गया है उसके वाले से इकट्ठे या एरियर्स हैं रेंट के या रेंट के जो एरियर्स हैं उसके वाले से अगर प्रॉपर्टी क्लेम की गई है उसका कोई भी हिस्सा देर हो। क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी एनी पार्ट देर फॉर सेल, वो डैमेजेस के क्लेम करता है उसके अगेंस्ट उस ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट के जो कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया गया या उसके किसी हिस्से के ऊपर। एंड क्लेम्स इन विच द रिलीफ साउट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, और ऐसा क्लेम जिसमें जो रिलीफ मांगा गया है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि एक ही मसला जो कॉज ऑफ एक्शन था उसी के अंदर रहते हुए उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अगर वो क्लेम्स मांगा है, तो ऐसे के अंदर जो है वो क्या होता है, वो अदालतें उसको कर सकती हैं, उन क्लेम्स को इकट्ठा कर सकती हैं, उसमें ज्वाइंटर रख सकती हैं रिकवरी का इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर।
अदरवाइज़ उसने कहा है कि अदालतों जो है इसका इख्तियार जो है वो कोज उसको किसी कोज ऑफ एक्शन में जो अंदर जो है अदालत के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर वो वैसे नहीं किया जाएगा कि उसको ज्वाइंटर उसको कर दिया जाए उसके क्लेम को, सिर्फ सर्टेन क्लेम्स होंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी टीम टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन फ्रॉम टेकिंग टू बी पुट अंडर पोसेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। वो कहता है ये है कोई भी जो इसके अंदर कानून है वो रोकता नहीं है किसी पार्टी को सूद के अंदर किस चीज़ के लिए, फोरक्लोजर के लिए, क्योंकि मिसाल के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया या उसकी वापसी के लिए, फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोसेशन, अगर वो किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की वापसी या वो उसको जो उसकी जब्त हुई प्रॉपर्टी है अगर उसको वो लेना चाहता है तो इसके लिए उसकी रिडेम्पशन के लिए उसकी वापसी के लिए उसको ये कानून रोकता नहीं है अगर उसमें ये चीज़ें कैटेगरी फॉल कर रही हैं, ये फोरक्लोजर और रिडेम्पशन वाली। रूल नंबर 5 है क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और खैर। वो कहता है ये जो क्लेम्स किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं एग्जीक्यूटर या उसके एडमिनिस्ट्रेटर या खैर या जिसको वरासत का हिस्सेदार है या किसी ऐसे शख्स को जिसको पाबंद किया गया है या एग्जीक्यूटर है कि वो किसी के बिहाफ के ऊपर जो उसकी मलकियत में चीज़ें हैं उसको वो सेल या परचेज़ के लिए वो उसके मामलात को वो देख सकता है ऐसे शख्स को, तो उनके दावों के में क्या किया जाएगा सूरत में कि वो दावा करते हैं। नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर। वो कहता है कोई क्लेम एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और खैर जो उसका कोई वरासती जो उसका कोई वरासती यानी कि उसका कोई हकदार है वो उस एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर के ख़िलाफ़ या वो नहीं कर सकते। एज सच शेल बी ज्वाइन विद द क्लेम्स, उनको ज्वाइन नहीं किया इकट्ठा नहीं किया जा सकता बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली, उनको पर्सनली जो है उसके अंदर ज़ाती तौर के ऊपर उनके क्लेम को, unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the estate in respect of where the plaintiff defendant sues or is sued as executor administrator here or are such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represents, कि जब तक के जिन्होंने आखिरी जो लास्ट मेंशन जो कि किए गए हैं जो पहले जो पिछले हिस्से के अंदर आखिर में जिनको मेंशन किया गया क्लेम किया गया उनको एलिज किया गया इस रेफरेंस के अंदर इन रिस्पेक्ट कि अगर वो मुद्दई हैं या फिर वो डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ होकर डिफेंडेंट अगर वो हैं तो वो सूज कर सकते हैं एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और सच केयर, क्योंकि उनको लायबल बनाया गया था उस प्रॉपर्टी का ज्वाइंटली जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, वो उसके लिए लिटिगेशन के अंदर जा सकते हैं। अब इसमें रूल नंबर 6 की कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल की, और कोर्ट की क्या पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल्स का हुक्म दे। वो कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट एट एनी कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइंट इन वन सूट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्राइड और डिस्पोज ऑफ टुगेदर। वो कहता है ये जहाँ पे ये वाजिया होती है बात कि कॉज कोर्ट के सामने कि कोई कॉज ऑफ एक्शन है किसी एक सूट के अंदर उसको ट्रायल नहीं किया जा सकता या डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता इकट्ठा, यानी कि मिसाल के तौर पर मामला कोर्ट के सामने के अंदर आया के सामने आया उनको लगता है कि इसको केस को हम टैकल या इसको डिस्पोज ऑफ जो है वो एक साथ में नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या करेंगे तो कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट, यानी कि उसको तेज़ी लाने के लिए इंसाफ के जो तकाजे हैं या इंसाफ के जो मामलात हैं उसको जस्टिस को स्पीडी करने के लिए अदालत उसके सेपरेट ट्रायल्स का हुक्म दे सकती है। उसके अलावा इसकी रूल नंबर 6 के मज़ीद इसका ए पार्ट है, वो कहता है कंसोलिडेशन ऑफ सू, एक सू को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है। वेयर टू और मोर सू और प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेम नेचर रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलर सूज बिटवीन द सेम पार्टीज और पेंडिंग इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर। वो कहता है ये मिसाल के तौर पे दो या दो से ज़्यादा दावे हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, तो कार्रवाइयाँ जा रही हैं अदालत के अंदर सेम नेचर की जिसके अंदर सेम ही चीज़ डिटर्मिनेशन के लिए मांगी गई है और सेम पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो और वो रिलेशन उसका सब्जेक्ट मैटर भी जो उसमें जो चीज़ मांगी गई है वो भी सेम है। द कोर्ट में फिर कोर्ट कर सकती है कंसीडर इट एक्सपीरियंस फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, कि वो जो मुख्तलिफ किस्म की जो लिटिगेशन है उसे बचने के लिए कल को कोई पार्टी जाके किसी मामले में केस करे कोई किसी में केस करे तो ऐसी सूरत के अंदर या कोई कन्फ्लिक्ट जजमेंट्स के अंदर आ जाए या बाज़ औक़ात मल्टीसिपेटी ऑफ लिटिगेशन से बचने के लिए, यानी कि लिटिगेशन ज़्यादा एक से ज़ायद ना हो जाए लिटिगेशन ज़्यादा, तो डायरेक्ट द कंसोलिडेशन ऑफ सच सूट प्रोसीडिंग एज वेट ट्रायल, कि वो डायरेक्ट करती है कंसोलिडेशन इकट्ठा करने के लिए ऐसे सूट्स की और या उनकी प्रोसीडिंग्स को एक ट्रायल के तौर पे, वेयर अपॉन ऑल सच सूट प्रोसीडिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसोलिडेटेड ट्रायल। फिर क्या होगा वो तमाम जो सूज होंगे या उनकी जो कार्रवाइयाँ होंगी उन दावों की वो डिसाइड की जाएंगी उनकी कंसोलिडेटेड ट्रायल की बुनियाद के ऊपर कि जो ट्रायल उनका कंसोलिडेटेड इकट्ठे हो रहा है उसके ऊपर। वो कहते हैं ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंटर, कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर मिस ज्वाइंटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या तरजात आते हैं उनको किस तरीके से डील करेगी। रूल नंबर 7 उसके बारे में बताता हूँ ऑर्डर नंबर 2 का। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ इलेक्शन शैल बी टेक एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर उस मिसाल के तौर पर कोई पार्टी उस पर इख्तलाफ करती है कि भाई
मिस ज्वाइडर के लिए जो है उसके ऊपर, तो शेल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, इसको पहले ही यानी अदालत जो है उसको यानी कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस इसको देखेगी। एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज़ आर सेटल, उन तमाम केसेस के अंदर जहाँ पे इशूज़ जो है मामला जो है वहाँ सेटल्ड हो गए हैं, एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या उसके या उससे पहले जो है सेटलमेंट से, अनलेस द ग्राउंड ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली लेसन, या फिर जो एतराज़ जो ग्राउंड जिस ग्राउंड के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है वो बाद में राइज होती है सब्सिक्वेंटली उसके, एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट और टेकन शैल बी डीम टू हैव बीन वेट, और अगर कोई ऐसा एतराज़ जो कि नहीं किया गया है उसको समझा जाएगा अदालत की तरफ से शैल बी डीम टू हैव बीन वेट, कि उसको अदालत ने वेव ऑफ कर दिया उसको। अब रूल नंबर 8 इसका है, वेयर एन ऑब्जेक्शन ड्यूली टेकन हैज़ बीन अलाउड बाय द कोर्ट, कि अगर कोई एतराज़ जो कि अदालत ने उसको कबूल कर लिया है, उसकी इजाज़त दे दी है, द प्लेंटिव शैल बी परमिटेड टू सिलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन विच विल ही प्रोसीड, जब मुद्दई होगा वो इस चीज़ का फैसला करेगा, उसको इजाज़त दी जाएगी कि किस कोर्स ऑफ एक्शन के साथ उसने आगे अपने जो केस की कार्रवाई है वो उसको लेके जाना चाहते हैं, एंड शैल और उसको बताए और शैल करेगी पाबंद करेगी विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय द कोर्ट, और कोर्ट जो है जो कि उस टाइम के फ्रेम के अंदर जो कि अदालत ने फिक्स किया है, अमेंड द प्लेंट बाय चेकिंग आउट ऑफ रिमेनिंग कॉजेज ऑफ एक्शन, कि वो तब्दील कर सकती है प्लेंट बाय चेकिंग आउट रिमेनिंग कॉजेज ऑफ दूसरे जो आपके कॉजेज ऑफ एक्शन है उनको स्ट्राइक आउट करके उसको तब्दील कर सकती है। अब रूल नंबर 8 का ही सब सेक्शन 2 है, वो क्या हमें बताता है कि व्हेन द प्लेंटिफ हैज सिलेक्टेड द कोर्स ऑफ एक्शन विद विच ही विल प्रोसीड, जब प्लेंटिफ ने मुद्दई ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है उस कोर्स ऑफ एक्शन का जिसके ज़रिए वो अदालत में एक मज़ीद कार्रवाई जो अपनी जारी रखना चाहती है जिस हवाले से, द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर, कोर्ट क्या करेगी ऑर्डर को पास करेगी, एन ऑर्डर गिविंग हिम टाइम विद विच ही सबमिट अमेंडेड प्लेन्स फॉर द रिमेनिंग कॉजेज ऑफ एक्शन एंड फॉर मेकिंग अप द कोर्ट फीस, कि कोर्ट उसको शख्स को ज़्यादा देगी हुक्म देते हुए कि वो विद इन टाइम फ्रेम जो कि उसको टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर जो मज़ीद कॉजेज ऑफ एक्शन है उसको अमेंड कर लें, एंड फॉर मेकिंग अप द कोर्ट फीस, जो कोर्ट फीस जो उसके लिए रिक्वायर होगी उसके लिए ज़रूरी है उसको अरेंज कर ले, या उसको जो है उसको सबमिट कर दे अदालत के अंदर, और उसको मेंशन करे शुड द प्लेंटिफ नॉट कंप्लाई विद द कोर्ट्स ऑर्डर, अगर मिसाल के तौर पे वो प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट ऑर्डर जो उसने दिया है उसकी कंप्लायंस नहीं करता, उस पर अमल दरामद नहीं करता, द कोर्ट शैल प्रोसीड एज प्रोवाइडेड इन रूल 18 ऑफ द ऑर्डर 6 एंड एज रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट, तो कहता ये है कि कोर्ट जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी रूल नंबर 18 जो कि ऑर्डर नंबर 6 का है उसके मुताबिक, जिसके अंदर जो प्रोविजंस हैं कोर्ट फीस एक्ट की वो बताई गई हैं उस हवाले से जैसा कि उसमें मेंशन है एज रिक्वायर्ड। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको ऑर्डर नंबर 2 फ्रेम ऑफ सू को समझने के लिए बहुत मुफीद आपके लिए होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आऊँगा। अगर नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।